जनक की आंखों में दृढ़ता थी, पर भीतर एक गहराई से लड़ाई चल रही थी। उसने अदिति की तरफ देखा और साफ शब्दों में कहा कि उसके और ऋषि के बीच कुछ भी नहीं है। उसका स्वर शांत था, मगर उसके शब्दों में अटूट दृढ़ निश्चय झलक रहा था। वह बोली कि न कभी उसने ऐसा चाहा, नहीं कोई और चाहता था कि उसकी और ऋषि की शादी हो। उसका मन कभी भी उस सपने के पास नहीं गया जिसमें वह खुद को ऋषि की पत्नी के रूप में देखती। लेकिन अदिति चुप नहीं रही। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि भले ही जनक कुछ भी कहे, सच्चाई यह है कि जनक ऋषि की पत्नी है। उसके शब्दों में कोई कड़वाहट नहीं थी, बल्कि एक कटु सच्चाई का बोझ था जिसे वह अब और अपने अंदर नहीं रख पा रही थी। जनक की आंखों में एक झलक दर्द की थी। उसने अदिति से विनती की कि वह ऐसा कुछ न कहे, पर अदिति ने उसकी बात सुने बिना कहा कि वह अभी आती है, और अंदर चली गई। कमरे के भीतर जैसे उसका अपना ही अतीत उसके सामने खड़ा था। उसने दीवारों को देखा, उन यादों को महसूस किया जो ऋषि के साथ जुड़ी थीं। उनकी हंसी, बातें, साझा किए गए छोटे छोटे लम्हे, सब जैसे एक एक करके उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगे। अदिति की आंखों में आंसू भर आए। वह सोचने लगी कि ऋषि ने कभी सच क्यों नहीं बताया। क्यों वह अंधेरे में रही जब असलियत कुछ और थी। आंसुओं के बीच वह खुद से कहती है कि अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऋषि इस शादी को स्वीकार करता है या नहीं। जो सच है वह यही है कि ऋषि पहले से ही शादीशुदा है, और वह एक ऐसी महिला नहीं बन सकती जो किसी शादीशुदा आदमी से शादी करे। उसने अपने दिल पर एक बड़ा पत्थर रखा और खुद से बोली कि यह रिश्ता यहीं खत्म होना चाहिए। उसने महसूस किया कि एक महिला के लिए सिंदूर कितना पवित्र होता है, और वह उसे किसी और से नहीं छीन सकती। उसका दिल टुकड़ों में टूट रहा था, लेकिन उसने वह फैसला ले लिया था जिससे किसी और की जिंदगी बच सकती थी। वह रोती रही, इस बात का शोक मनाती हुई कि आज ऋषि की शादी होगी, लेकिन उसके साथ नहीं। उसी वक्त उसकी सहेलियां दरवाजे पर दस्तक देती हैं। वे कहती हैं कि सब उसका इंतजार कर रहे हैं। दरवाजे की वो आवाज जैसे जनक को एक झटके से यथार्थ में ले आई। वह सिहर उठी। डर और उलझन ने उसके चेहरे पर अपने निशान छोड़ दिए। तभी अदिति कमरे से बाहर आती है और जनक से कहती है कि पहले वह तैयार हो जाए। जनक उस क्षण को समझ ही नहीं पाई। उसने कहा कि वह ठीक है और उसे तैयार होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अदिति का चेहरा किसी और ही इरादे से भरा हुआ था। उसकी आंखों में कठोरता नहीं, बल्कि एक शांत दृढ़ता थी। इस बीच घर के बाहर माहौल गर्म हो रहा था। सब लोग अदिति के कमरे के बाहर इकट्ठा हो चुके थे। अनिरुद्ध, जो पूरी शादी की व्यवस्था संभाल रहा था, बेचैनी से इधर उधर देख रहा था। उसने अदिति की सहेली से पूछा, जो अभी कमरे में थी, कि अंदर सब ठीक तो है। उस लड़की ने जवाब दिया कि जनक अदिति के साथ है। अनिरुद्ध को थोड़ी तसल्ली मिली, मगर चिंता अभी भी बाकी थी। उसने कहा कि ऋषि मंडप में इंतजार कर रहा है और वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। यह सुनकर जनक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अंदर अदिति ने जो किया, उसने जनक को पूरी तरह चौंका दिया। उसने अपनी शादी की साड़ी उतारी, अपने गहने उतारे और चुपचाप जनक के सामने रख दिए। जनक ने उसकी तरफ देखा, आंखों में अविश्वास और दर्द के साथ। उसने कांपते हुए स्वर में कहा कि वह उसे इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही है। वह बस वहां से चली जाना चाहती थी, लेकिन अदिति की आंखों में एक अलग ही रोशनी थी। उसने जनक से कहा कि उसके पास समय नहीं है समझाने का। उसने जल्दी से जनक को साड़ी पहनने और गहने पहनने को कहा। जनक के हाथ कांप रहे थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब हो क्या रहा है। एक ओर अदिति उसे उसके कपड़े पहना रही थी, दूसरी ओर उसका दिल उस स्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। हर पल उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी और की जिंदगी जी रही है। वह वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन अदिति ने उसकी ओर देखा जैसे उसकी आंखों में कुछ छिपा हो। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे जनक नकार नहीं सकी, एक निवेदन, एक भरोसा, एक फैसला। अदिति ने अपनी साड़ी को जनक के कंधे पर रखा, जैसे कोई अपने सपने को किसी और की हकीकत बना रहा हो। वह बोली कि वह खुद नहीं जा सकती, क्योंकि उसकी आत्मा यह बोझ नहीं उठा सकती। जनक ने उसकी तरफ देखा और एक गहरी सांस ली। आज दोनों ही एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थीं जहां रिश्तों की परिभाषाएं बदल रही थीं, जहां दर्द को मौन स्वीकार किया जा रहा था और जहां त्याग की परछाई सबसे ऊंची हो गई थी। इस क्षण में जनक का दिल रोया और अदिति का आत्मबल टूट रहा था।
बाहर मंडप में सब इंतजार कर रहे थे, लेकिन अंदर एक स्त्री दूसरी स्त्री के लिए अपना सब कुछ छोड़ रही थी। जनक, जिसे कभी अपनी जगह ही नहीं मालूम थी, आज उस जगह के लिए तैयार की जा रही थी जो उसने कभी चाही ही नहीं थी। पर कभी कभी नियति अपना रास्ता खुद चुनती है और इंसान को सिर्फ बहाव के साथ चलना पड़ता है। अदिति की आंखों में जैसे एक स्थायी शांति उतर आई थी, मगर उसके भीतर एक तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसने झनक की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा कि आज सबके सामने ऋषि और झनक की शादी होगी। झनक जैसे सुन नहीं पाई हो, वह स्तब्ध खड़ी रही। कुछ पल बाद उसने कांपते स्वर में कहा कि ये कैसे हो सकता है? ऋषि तो तुम्हारा है अदिति, वह मेरी कभी था ही नहीं। वह बोली कि जो कुछ गांव में हुआ था वो सब बस एक नाटक था, एक मजबूरी थी, कोई असली शादी नहीं थी। लेकिन अदिति के चेहरे पर गजब की गंभीरता थी। उसने झनक की आंखों में झांकते हुए कहा कि उसने ऋषि को उनके रिश्ते से आजाद कर दिया है और अब वह चाहती है कि झनक उसकी बात माने। झनक के पांव जैसे जमीन में धंस गए। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। वह गिड़गिड़ाकर बोली कि वह अदिति की जिंदगी बर्बाद करने के बजाय मर जाना पसंद करेगी। पर अदिति ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि उसकी जिंदगी तो पहले ही बर्बाद हो चुकी है। अब वह झनक से बस यही चाहती है कि वह उसके फैसले का सम्मान करे और तैयार हो जाए बिना समय गंवाए। कमरे के बाहर हालात और भी तनावपूर्ण होते जा रहे थे। छोटन, जो बार बार दरवाजे की ओर देख रहा था, आश्चर्य में पड़ गया कि अदिति ने अब तक दरवाजा क्यों नहीं खोला। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं और गहरी हो गईं। पीछे से अर्शी ने उसे झुंझलाते हुए आवाज दी और कहा कि सब इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चले। लेकिन उसी समय अदिति ने दरवाजे के भीतर से शांत स्वर में कहा कि सब चिंता छोड़ दें, शादी तय समय पर ही होगी। अदिति की इस बात ने सभी को थोड़ी राहत दी, लेकिन उसकी दोस्त, जो सारी स्थिति को बहुत करीब से देख रही थी, अब और उलझन में पड़ गई। उसके मन में यह सवाल गूंज रहा था कि अब अदिति और झनक के बीच क्या बात हो रही होगी। दूसरी ओर अर्शी ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए झनक को पूरे विलंब का कारण ठहराया। उसका गुस्सा साफ था और वह चाहती थी कि सब कुछ ठीक वैसा हो जैसा तय था, बिना किसी झंझट के। छोटन की यादों में अचानक एक पुराना दृश्य उभर आया। उसे अनिरुद्ध की शादी का दिन याद आ गया, जब ठीक ऐसा ही कुछ घटा था, अनिश्चितता, विलंब और तनाव। वह सोचने लगा कि क्या इतिहास एक बार फिर खुद को दोहरा रहा है? क्या वही कहानी फिर से दोहराई जा रही है, लेकिन इस बार किरदार बदल चुके हैं? उसी वक्त पुजारी की गंभीर आवाज गूंजी, शुभ मुहूर्त जल्द ही समाप्त हो रहा है। यह सुनकर छोटन और ज्यादा बेचैन हो गया और तेजी से भीतर की ओर भागा, यह देखने की आखिर बात क्या है। इधर दादा भाई, जो अब तक संयम बनाए हुए थे, आखिरकार सवाल पूछ बैठे कि अभी तक अदिति क्यों नहीं आई। अंजना, जो खुद भी उलझन में थी, ने जवाब दिया कि किसी को नहीं पता कि अदिति तैयार क्यों नहीं है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, माहौल और तनावपूर्ण होता जा रहा था। मंडप में ऋषि की बेचैनी साफ झलक रही थी। वह लगातार घड़ी की ओर देखता और फिर दरवाजे की ओर। उसके मन में एक तूफान चल रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि अदिति ऐसा क्यों कर रही है। उसके माथे पर पसीना था और आंखों में कई अनखे सवाल। इधर नीलू, जो सब कुछ बहुत करीब से देख रही थी, इंदुमती से बोली कि अदिति झनक के साथ एक बंद कमरे में बात कर रही है। इंदुमती को चिंता होने लगी। उसने शंका भरे स्वर में कहा, अब झनक ने क्या कर दिया होगा? दादा भाई ने जैसे ही सुना कि दोनों अंदर बंद हैं, उन्होंने तुरंत नीलू और पायल को भेजा यह जानने के लिए कि अंदर क्या हो रहा है। लेकिन नीलू ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और कहा कि उसे कुछ नहीं पता कि वहां क्या चल रहा है। उसी वक्त ऋषि ने ये सारी बातें सुन लीं और उसका दिल धक धक करने लगा। वह चौंक गया और उसकी बेचैनी अब चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। इधर कमरे में एक और दृश्य जन्म ले रहा था। झनक एक दुल्हन की तरह तैयार हो रही थी। उसके चेहरे पर कोई चमक नहीं थी, बस गालों पर बहते आंसुओं की रेखाएं थीं। उसकी उंगलियां कांप रही थीं जब उसने साड़ी की पल्लू को अपने सिर पर रखा। गहनों की झंकार में आज कोई संगीत नहीं था, बस एक सन्नाटा था जो उसकी आत्मा को भीतर तक तोड़ रहा था। आईने में खुद को देखकर उसकी आंखों से आंसुओं की धार और तेज हो गई। उसने खुद से पूछा, क्या ये वही जिंदगी है जिसे उसने कभी जीने का सपना देखा था? बाहर सब उसे दुल्हन के रूप में देखने को आतुर थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि भीतर वह हर लम्हा एक ऐसी सजा की तरह जी रही है जिसे उसने खुद चुना नहीं था।
पर कभी कभी दूसरों की खुशी के लिए अपने अरमानों की बलि देनी पड़ती है, और आज अदिति ने वही किया था, और अब झनक को वही करना था। शादी की शहनाइयां अब पास आती महसूस हो रही थीं, लेकिन उनके पीछे एक सच्चाई थी, एक त्याग और एक आह जिसे कोई नहीं सुन सकता था।